मैं आपको सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, चूंकि आपका बचपन यहाँ बीता, हम अगले 25 सालों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि उत्तराखंड के अब तक के विकास को आप कैसे देखते हैं। खासतौर पे 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, एक पर्यटन का, दूसरा रक्षा का। इस देवभूमि का संबंध दोनों ही से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रहा है। पर्यटन के लिए लोग उत्तराखंड आते हैं, आस्था के लिए भी लोग उत्तराखंड आते हैं, और यहाँ से निकलने वाले सैनिक अलग अलग पदों पर रहकर, सीडीएस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर भी देश की सेवा में लगातार जुटे रहते हैं। उन दोनों ही मंत्रालयों का जब आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो उत्तराखंड की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं अमर उजाला परिवार को खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं कि मैं देख रहा था बहुत गौर से स्वर्णिम शताब्दी की ओर आपने अपना स्लोगन दिया है, और जो संवाद आप दे रहे हैं, विभिन्न डिग्निटरीज आ रही हैं, और हमको भी पता लग रहा है, जैसे इससे पहले क्रिकेटर आए थे, उससे पहले मुख्यमंत्री जी आए, अब मुझे मेरा नंबर आ रहा है। अब दिन भर एक से एक पॉलिटिकल हमारी विशेषज्ञता रखने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर बैठे हैं। तो ये आपने जो जोड़ने का काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे को समझने का भी हम लोगों को मौका मिलता है, क्योंकि आदमी इंट्रोवर्ट होते जा रहा है, सारे संसाधन हैं, आसपास क्या हो रहा है उसे देखता नहीं है। जो आपका पत्र सबको जोड़ते रहता है, आपने उसको साक्षात करके दिखाया है। बाकी उत्तराखंड के बारे में मुझसे ज़्यादा सारे विद्वान हैं, सब जानते हैं कैसी स्थितियां थी। अगर हम अपने बड़े भाई, हम उत्तर प्रदेश को मानते हैं, पहले हम सब एक ही थे, लेकिन तथापि अगर किसी को बदली करनी होती थी तो बोलते थे तुम्हें हम उत्तराखंड फेंक देंगे। उत्तराखंड, इस तरह का डरावना चित्रण किया जाता था यहाँ का कि उत्तराखंड बदली के लिए आप जाएंगे, जीवन भर पछताएंगे। लूप लाइन की पोस्टिंग मानी जाती थी। हाँ, पोस्टिंग जो थी बहुत खराब मानी जाती थी। लेकिन आज ईश्वर की कृपा देखिएगा, आपने अभी इंजन की बात करी, वास्तव में डबल इंजन है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद से अधिक कर रहे हैं। यंग खून है, बिल्कुल यंग ब्लड, और जो कभी लगता था कहीं भटक न जाएं, लेकिन सीधे चल रहे हैं। और जो दूसरा इंजन है मोदी जी, पूरी तरह से ताकत दी हुई है। आप जानते हैं कोई काम ऐसा नहीं है उत्तराखंड का जो काम धामी जी कहें, हमारे लीडर्स कहें, उत्तराखंड की जनता कहे और वो काम स्वीकार होकर नहीं आ रहा हो। इतनी बड़ी बात आज यहाँ पर हो रही है। बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है, ये मानिए आप, डबल इंजन की। और है भी, एक जमाना हुआ था जब हम बाहर विदेशों में जाते थे, जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे बहुत हेय दृष्टि से देखते थे हमारे लोगों को, कहते थे बैठा दो दिन बाद मिलेंगे, या अगले दिन मिलेंगे, या शाम को मिलेंगे। लेकिन आज वो लोग जो बहुत छोटा समझते थे हमको, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने आते हैं। कोई कहता है कि मुझे ऑटोग्राफ की जरूरत है, कोई कहता है मोदी इज अवर बॉस, और कोई उनके पैर छूता है। तो आज एक नई हवा चल गई विश्व में। ठीक बात कह रहे हैं अजय जी, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने ये मोदी जी के जो ग्लोबल चेहरा है, वैश्विक नेतृत्व दे रहे हैं, उसकी बात की, तो मैं रक्षा मंत्रालय वाला सवाल जो बाद में पूछना चाह रहा था उसको पहले ले आता हूं। पर्यटन पे मैं बाद में आऊंगा। मोदी जी की अभी अमेरिका की यात्रा शुरू होने वाली है, आप बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय देख रहे हैं, और स्नाइपर ड्रोन को लेके जो डील है वो हो चुकी है। लेकिन हम लोग जब अमेरिका जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, और आपने कहा वैश्विक नेता बन गए हैं, कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता है, कोई फोटोग्राफ लेना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो उनको द बॉस कहा जाता है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की जो स्थिति है, उस स्थिति में जिस दोराहे पर हम लोग खड़े हैं कि एक तरफ हमारा पुराना दोस्त रूस है जिसने हर कदम पर हमें मदद की, सैन्य साजो सामान हम अधिकतर उसी से लेते थे, और अमेरिका जिससे थोड़ा हम बचते थे, अब हम जाकर उससे रक्षा सौदे की बड़ी डील कर रहे हैं। कूटनीतिक दृष्टि से, रक्षा मंत्रालय की दृष्टि से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो विश्व बंधुत्व पर विश्वास करते हैं। एक फैमिली, हम कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो हमारे लिए तो सब बराबर हैं। देखिए ना, पाकिस्तान में, मेरी बात लेट मी से, तो हमारी बात में देखिए, पाकिस्तान हमको डराता था कि एटम बम मार देंगे, डराएंगे। वहां आटा एटम बम बन गया, लेकिन हमें तब भी बुरा लगता है, क्योंकि विश्व बंधुत्व तो हमारा नारा है। कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा हो तो हमें दर्द होता है।
तो इसलिए हमारा बैलेंस बनाने का तरीका दिखेगा। ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत देश को है। यूक्रेन में, रसिया में जो लड़ाई हुई, हमारे छात्र छात्राएं सकुशल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कहने पर आए, क्योंकि वो इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि इन्होंने भी मान लिया, संगी ने नीचे कर दी, फाइटर अपने अपने वहां वापस कर लिए। पाकिस्तान के बच्चे भी आए और पाकिस्तान ने जब बच्चे निकल आए तिरंगा लगा के, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत, थैंक यू तिरंगे बोला है। यानी कि ऐसा सर्वमान्य व्यक्तित्व है कि उनके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। रशिया से भी बराबर हमारे तालमेल है, अमेरिका से भी हमारी मित्रता है, क्योंकि हम परिवार को तोड़ना नहीं चाहते हैं, पूरे परिवार को जोड़ना। मेरा सवाल यह था अजय जी ने कि अमेरिका से हथियार खरीदने के चक्कर में कहीं हम अपने दूसरे मित्रों को जो पुराने हैं उनको नाराज तो नहीं कर बैठे? कहीं से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस पर हम बोल नहीं सकते हैं। जैसे आर्मी के बारे में आपने बोला, जो पब्लिक डोमेन में है वो तो मैं सब बता दूंगा, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं, मुझसे प्रश्न करते हैं आपकी क्या नीति है आर्मी में, बताइए ना। अगर नीति बता दी तो तब तो हो गया। नीति सब ठीक ठाक है, नीति दिखाई दे रही है। आपने देखा डिफेंस एक्सपो हमारा गुजरात में इस बार हुआ। पहले से ये होता था कि देश और दुनिया के लोग एक्सपो में अपनी चीजें लगाते थे, रॉकेट है, ड्रोन है, अपना फाइटर हेलीकॉप्टर है और अपना बुलेट प्रूफ जैकेट है। पहली बार मोदी जी ने कहा नहीं, कोई नहीं लगाएगा, सिर्फ जो भारत की MSME हमारी कंपनीज और हमारी आर्मी की कंपनी ने जो बनाए हैं वो यहाँ पर पवेलियन लगाएंगी और बाहर के लोग आएंगे। ये पहली बार हुआ है। इसी से समझ लीजिए कि आज लोग हमसे खरीद के ले जा रहे हैं, सारी चीजें एग्रीमेंट कर रहे हैं हमारी चीजों की। आप अजय जी खुद ही उसी बात पर आए जिस पर मैं लाना चाह रहा था, क्योंकि हमारा पूरा जो थीम है अमर उजाला के इस संवाद का, वो स्वर्णिम शताब्दी की ओर का है। वो इसलिए कि आपने भी जिक्र किया था, भारत भी आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहा है और हम अमर उजाला में भी 18 अप्रैल 1948 से शुरू करके इस 18 अप्रैल को अपने 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि इस 75 वर्ष पर रुककर जश्न मनाने के साथ ही हम स्वर्णिम शताब्दी की ओर अपना लक्ष्य बनाए रखें। जो मैंने आपसे अमेरिका से और रूस से रक्षा सौदों वाला सवाल पूछा था, उसका मूल उद्देश्य ये था कि अगले 25 सालों में क्या आप देखते हैं कि हमको इस तरह के किसी भी हथियार की किसी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि लोग हमसे ले पाएंगे? क्योंकि आपने आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया की बात हथियारों के मामले में भी की है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज हम पूरी तरह से इंडिजिनस की तरफ बढ़ गए हैं, आत्मनिर्भर होने को बढ़ रहे हैं। पहले से हम जाते थे, दे दे बाबा दे दे, एक रॉकेट दे दे, एक फाइटर दे दे। हमारे पास और तो और बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी। 62 का वार हमने PTSU में लड़े थे। मैं बोलना नहीं चाहता हूं देश के सामने आपके, इसमें कई चीजें आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। जो स्थिति उस समय हुई, आज वो स्थिति बिल्कुल उलट गई है। आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। आपने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ ली होगी सबने, क्योंकि विद्वान हैं। आज तक हमारी अर्थव्यवस्था यूं थी नीचे को। पहली बार मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, यही 15 दिनों के अंदर, मुझे डेट याद नहीं है, मैंने पढ़ी है। तो उसमें पहली बार भारत की इकोनॉमी कितनी उठ गई है ये जिक्र आया है। और IMF ने भी पहली बार तारीफ करी है कि अगले 25 सालों में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अजय जी, अगले 25 सालों में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे? मैं ये मानता हूं कि जिस तरह की रिपोर्ट से आ रही है, जैसे हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जिन अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, उन्होंने क्या नहीं कहा हमारे लिए, कितना बेइज्जत किया। कहा इकोनॉमिकली अरेंजमेंट तो करना ही नहीं जानते, इनको आज़ादी देनी नहीं चाहिए। और हमारी बेइज्जती करते थे माताओं बहनों की, हमको लटका देते थे चौराहे पर। वो 5वें नंबर की आर्थिक स्थिति में थे, यानी कि इकोनॉमिकल पावर थे वर्ल्ड की। हम 10वें नंबर पर थे और हमने 10वें नंबर से उछाल मारी मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम 5वें नंबर पर है। 5 मजबूत आर्थिक देशों में से एक है आज भारत, और अंग्रेज पीछे चले गए हैं। इसलिए आप हिसाब लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में हम नंबर 1 पर पहुंचने वाले हैं हर क्षेत्र में। मैं उम्मीद करता हूं अजय जी ऐसा ही हो। मैं फिर से पर्यटन पर आता हूं और उत्तराखंड पर आता हूं। 2 बड़े सवाल लोगों के जहन में होते हैं और सभी को इसका जवाब सीधा नहीं मिल पाता, लेकिन आप चूंकि पर्यटन मंत्रालय में है केंद्र के, और अभी यहाँ के जो राज्य के पर्यटन मंत्री हैं वो भी आने वाले हमारे संवाद के सत्र में हमारे साथ होंगे। बड़ी दुविधा की स्थिति है। एक तरफ धर्म और आस्था है और दूसरी तरफ पर्यटन है।
देवभूमि इसको कहा जाता है। सारे जो यहाँ पर देवालय हैं, चारों धामों की यात्रा होती है यहाँ से, तो वो आस्था के केंद्र हैं, धार्मिक आस्था के। लेकिन एक वर्ग ये मानता है कि आस्था के इन केंद्रों को, धर्म के इन केंद्रों को पर्यटन नगरी में तब्दील करना, पर्यटन के लिहाज से विकसित करना उनको नुकसान पहुंचाता है, आस्था को भी चोट पहुंचाता है। और जो ज़्यादा लोग आते हैं फिर उस तरह की आधारभूत संरचना नहीं हो पाती और आसपास का जो पूरा पर्यावरण है वो भी प्रदूषित होता है। पर्यावरण से जुड़ा भाई मेरा दूसरा सवाल है, आप दोनों का जवाब एक साथ दे सकते हैं कि आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से बह रही है। अभी धामी जी हमारे शुरुआती सत्र में थे, वो भी कह रहे थे कि पहले 5-7 घंटे लगते थे दिल्ली से देहरादून आने में, अभी 4 घंटे के करीब लग रहे हैं, आगे 2-2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक है कि हम 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन किस कीमत पर? अभी मैं कल ही आया हूं, जब तो रास्ते से दिल्ली से ही आया हूं, तो हम देख रहे हैं कि साइड में जो पूरा नया रास्ता बनाने की तैयारी हो रही है, उसके लिए कितने सारे पेड़, एक नदी का पूरा रास्ता और कई पहाड़ों की भी बलि ले ली गई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम तेज गति से भागने के चक्कर में बहुत सारा नुकसान भी पर्यावरण का, प्रकृति का और धार्मिक आस्था का कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीजों से समझौता करना पड़ता है। स्टार्टिंग में हमारी विकास की गति क्या थी, आज विकास की गति क्या है? 4 धाम में आपको पता है ऑल वेदर सड़क जारी है, ट्रेन भी जारी है। अगर संतुलन नहीं बनाएंगे दोनों में, विकास और पर्यावरण में, ये खतरनाक होगा। लेकिन संतुलन के, विकास और पर्यावरण को अलग अलग कर देना चाहिए अगर हम कहेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी सरकारें जब भी कोई काम करती हैं इस तरह का संतुलन बना के करती हैं। इसमें बिल्कुल पर्यावरण का और जो कटाव आप कह रहे हैं इसका संतुलन होता है, भूमि ट्रांसफर होती है, उसके लिए एक अमाउंट रखा जाता है, जितने पेड़, जितनी भूमि कटती है उतने ही पेड़ दूसरी भूमि पर उसी इलाके में लगाना पड़ता है ताकि इकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस न होने पाए। इसलिए बैलेंस करने के लिए संतुलन का सिद्धांत लागू है। माना ये जमीन पर रोड जारी है, इसमें 100 पेड़ हैं, इन्हें काटा जाएगा, तो ये 100 पेड़ हम कहाँ लगाएंगे ताकि जो डिसबैलेंस हो रहा प्रकृति में, ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रहे हैं या अन्य हमको अपने जीवन यापन के लिए अन्य चीजें मिल रही हैं, उसके लिए इन 100 पेड़ों को हम दूसरी जगह लगा देंगे ताकि इकोलॉजिकल डिसबैलेंस जो हो रहा है वो बैलेंस होता है। इसलिए ये चलता रहेगा। सरकार का कहीं ऐसा उद्देश्य नहीं है कि पर्यावरण को नुकसान किया जाए। आप जानते हैं कि विश्व लेवल पर भी हम ही लोगों ने जो कहा था कि पर्यावरण की सुरक्षा प्रथम है, आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सारी चीजें, महामारियां आ रही हैं, दुनिया उबल रही है, इसको बचाव करने के लिए जो मंत्र दिया था भारत ने दिया था, आप इसको भली भांति जानते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था अजय जी कि हमने जोशीमठ जैसे हादसे, टिहरी जैसे हादसे भी देखे हैं, और ये बांध बनने को बन जाते हैं, हाईवेज बनने को बन जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उसकी जवाबदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आता। नहीं, सरकारें लेती हैं, तत्कालीन सरकारें जैसी भी लोग करते तो हैं। अब जोशीमठ में अभी एक भूगर्भीय शास्त्रियों का अध्ययन विस्तृत रूप से चल रहा है। कयास तो हम लगा रहे हैं कि वो एक रेते का टीला है, कच्ची मिट्टी है, मिट्टी जाते रही निकल रही है, लेकिन वास्तविकता तो जब जांच होगी उसके बाद पता लगेगा। बुखार से सरदर्द है या फिर हार्ट की डिजीज हो रही, इससे सरदर्द है, या कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, सरदर्द कैसे है, इसके बारे में डॉक्टर बताएगा, भूगर्भ शास्त्री इसके बारे में बताएंगे। लेकिन हमारी नियति में लिखा हुआ है उत्तराखंड समेत पर्वतीय राज्यों में बादल फटना, धरती नाक की तरह से मुख खोल देती है। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का मंत्री भी रहा हूं पहले स्टार्टिंग में, इसलिए सारी चीज़ों का मैंने अध्ययन किया है। लेकिन हमारी सरकार ने, जो हम लोग कहते हैं डिजास्टर आने से पहले, डिजास्टर आने के दौरान और डिजास्टर आने के बाद, 3 स्टेजेस जो होती हैं बहुत अच्छी तरह से हमारी सरकार ने किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ लगातार 3 दिन तक जाते रहे, रात्रि विश्राम किया। मैं खुद गया, वहाँ आर्मी कैंप भी था, जो 5 आर्मी की प्रमुख कंपनीज सबसे पहले अंग्रेजों ने बनाई थी, उनमें से एक कंपनी वहाँ रखी है। हमने पूरी तैयारी करी थी, ट्रूप्स तैयार थे, NDRF तैयार था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, आर्मी के ट्रूप्स और SDRF एडमिनिस्ट्रेशन। खुद हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के सर्वा बैठे हैं, आपने दौरे किए, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर कोई परिस्थिति आती है तो हम मुकाबला करने के लिए हर तरह से सक्षम हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हमारे भाग्य में लिखी हैं।
हम हमारे भाग्य में लिखी भी हो, तो जब शासन और प्रशासन होता है तो हम भाग्य के भरोसे जनता को तो उस राज्य की या उस देश की नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम पहले से अगर कोशिश करेंगे तो ही इसलिए तो तीनों तैयारियां हमारी पूरी थी, यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए आज से आने वाले पहले समय में मैं इसलिए भी कह रहा हूँ पॉजिटिव चीजें भी अभी, तूफान आता था तो 5-10 हजार लोग मर जाना, हजारों घर उजड़ जाना आम बात थी, लेकिन अभी बिपरजॉय आया था, हमने लोगों को समय से खाली कराया, हमने उनको भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा। तो मुझे लगता है कि अगर विज्ञान की मदद है, शासन की मदद है, हम दूर की सोच रखते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी बात नहीं, मैं आपकी बात को कहना चाहता हूं, यहां भी एक भी कैजुअलिटी हमने नहीं होने दी और लोगों को जबरदस्ती उठाया, उनको पैसा दिया और इस तरह से धनराशि दी, उनको खले भी नहीं, रहने की बंदोबस्त करें। आज भी लोग सेंटिमेंट यानी कि भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं, उनको अभी भी समझा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हम भाग रहे हैं, लेकिन ये पहाड़ी राज्यों की नियत में लिखा हुआ है कि यहाँ डिजास्टर आते ही आते हैं। मैं आपकी बात से एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकली अजय जी, आपने कहा कि जहां पर सड़क बनाई जा रही है वहां पर अगर पेड़ कट रहे हैं, 100 पेड़ कट रहे हैं, तो वैसे ही 100 पेड़ दूसरी जगह लगा रहे हैं। पेड़ तो आप वहां पर जो काटेंगे वो दूसरी जगह लगा देंगे, नदी को उठाकर तो आप दूसरी जगह नहीं रख सकते। अभी जो रास्ता बन रहा है मैंने देखा कि नदी का जो पहाड़ी नदी तो बरसाती होती है, आप पहाड़ को ज्यादा बेहतर समझते हैं। हम नदी के रास्ते में जा रहे हैं, नदी हमारे घर में नहीं आ रही, आगे हम कहेंगे कि नदी घर में घुस गई, लेकिन दिक्कत तो यह है ना कि हम नदी के रास्ते में जाकर अपना रास्ता बना रहे हैं। तो नदी के रास्ते में हमने जो रास्ता बना लिया, तो नदी अपना रास्ता कहां से बनाएगी? नहीं, उसके लिए भी वैज्ञानिक तरीके हैं। पूरी तरह से ह्यूम पाइपेज होते हैं, बहुत बड़े बड़े पाइप लगते हैं, उसको निकालने की विधि आ गई है, तकनीक आ गई है। वो पूरी तकनीक का ध्यान रखकर, पर्यावरण का ध्यान रखकर, नदी के मुहानों का ध्यान रखकर ही ऐसे निर्माण होते हैं। समय हमारे पास कम है, आपकी भी व्यवस्था है, हमें जानकारी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, चूंकि हम स्वर्णिम शताब्दी की बात इस संवाद में कर रहे हैं, आने वाले 25 सालों में उत्तराखंड के पर्यटन को किस दृष्टि से आप देखते हैं? और चूंकि आपके पास सहयोगी, आप रक्षा मंत्रालय में भी हैं और खुद रक्षा मंत्री भी हमारे बीच दोपहर बाद होने वाले हैं मुख्य अतिथि के रूप में, इन दोनों ही मामलों में, पर्यटन के मामलों में, रक्षा के मामले में केंद्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है, और स्वर्णिम शताब्दी की और इन दोनों ही क्षेत्रों में आप उत्तराखंड को किस तरीके से ले जाएंगे? देखिए, रक्षा के मामले में पब्लिक डोमेन में जो है वो आप जानते हैं, कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं जिन पर मेरा बोलना उचित नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जल में, थल में, नभ में हम बहुत ताकतवर हैं। हमारा अपना फाइटर बन गया है। आपने INS विक्रांत देखा, इंडिजिनस हमारा बन गया है। 10,000 रोटी हम 1 घंटे में निकाल लेते हैं, उसी के अंदर हमारा OT बना हुआ है। मेरी बेटियां और बेटे फाइटर जहाज पर वहीं से उड़कर दुश्मन को बर्बाद करके वापस आ जाते हैं। ये पब्लिक डोमेन में है। पहली बार आपने देखा कि जो अंग्रेजों का क्रॉस था नेवी पर, उनके झंडे पर जी। हमने शिवाजी का जो मुद्रा थी उसको लगाया। ये छोटी बात है, किसी को पता नहीं है। और इसी तरह से किंग्स वे, राजा का मार्ग, राजपथ, और एक था जनपथ। जनपथ आज भी है, किंग्स वे बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया उसका नाम। हम धीरे धीरे हर चीज को ठीक कर रहे हैं, संस्कृति में भी आगे जा रहे हैं। प्रभु ने कहा होगा कि मोदी जी जब आप आएंगे शिलान्यास होगा, राम मंदिर का हो गया, आपने बनारस देख लिया और महाकाल देख लिया, एक के बाद एक, और 4 धाम जा नहीं सकते थे। मैं लीडर अपोजिशन था कि घुसना मुश्किल था। रामबाड़ा जिसने आज से 20 साल पहले देखा होगा, आज जाएगा तो वहां जमीन में नदी बह रही है। 200 मकान उस समय जमीन दोज हुए हैं। तो बिल्कुल कायाकल्प कर रहे हैं पर्यटन में। और पर्यटन में एक बात मैं बताऊं, कई लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हो? हम नीति बनाते हैं और हम धनराशि देते हैं। अगर आती है, जैसे टिहरी झील के लिए दिया, 4 धाम के लिए दिया, ऐसे ही कटारमल के लिए दिया, सूर्य मंदिर के लिए दिया। सरकारों को अपना जो भी वो करना चाहती हैं, यहाँ से आंगन बना के केंद्र को देना पड़ता है, जो हमारी गाइडलाइन है। और उसके बाद हम 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ इस तरह से देश भर में देते हैं, एक जगह नहीं। देखो अपना देश हमारा है, प्रसाद योजना, तो इस टाइप की योजनाएं हैं। वो सारी चीज़ें चाक चौबंद हैं। मैं यहाँ की सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सर्किट्स बनाए हैं इतने, क्योंकि मैं समझता हूँ पर्यटन मंत्री जी हमारे बीच में आ गए हैं, सारी चीज़ अभी बताएंगे डिटेल से। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कई सर्किट बना दिए हैं, एक से एक उन्हीं के मुख से बोलना होगा। लेकिन जो केंद्र सरकार है, जो भी चाहेगी गवर्नमेंट, वो देने के लिए 24 घंटे तत्पर है।
केंद्र के जो पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं अजय भट्ट जी, वो हमारे बीच में हैं ही। राज्य के जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल जी, वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। आपका स्वागत है अमर उजाला के संवाद में। आखिरी सवाल, चूंकि आपने मैं आखिरी सवाल से पहले एक चीज और कहना चाहता हूँ। जी जरूर। हम लोगों का एक मकसद ये भी है, जो हिडन चीजें हैं वो लाइट में आनी चाहिए। जैसे एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, अगर किसी ने पढ़ी हो योगी कथामृत, उसके अंदर जो केव है जिसमें लाहिड़ी महाशय को दीक्षित किया महाअवतार बाबा जी ने, और योग दुनिया में फैला, दुनिया के लोग पागल हो गए, अंग्रेज और हमारे देश के लोग वो केव देखने जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं है, देश के कम लोगों को पता है जो स्टडी नहीं करते हैं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से जहाँ विवाह किया वो उत्तराखंड में है, लेकिन लोगों को कम पता है। एक दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी जो भारतीय मूल के थे, उन्होंने 350 करोड़ रुपए अपने लड़के की विवाह में वहां लगाया। ऐसे ही कई लोग आ रहे हैं आज वहां। ये चीजें जो हिडन हैं, इनको भी हाईलाइट लाने का काम हमारी सरकार कर रही है, और हमारा भी यही उद्देश्य है, ये चीजों को हाईलाइट किया जाए। लाक्षागृह ग्रह जहां कहते हैं पांडवों को बंद किया, वो यहीं पर है। ये सब चीजें हमारी जनरेशन को भी पता होना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने कहा, देखो अपना देश, इंग्लैंड, इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, हम जा रहे हैं, लेकिन अपनी नॉलेज भी तो हमको होनी चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। इसी से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, वरना हमारी स्थिति अन्य देशों की तरह लड़खा रही होती। आपने ठीक बात कही अजय जी, और जागरूकता फैलाने की कोशिश आप कर रहे हैं। हमारे यहाँ के पर्यटन स्थल नहीं मालूम है तो अच्छी बात है, वो हो जाएगा। आपने कहा मुद्रा बदल दी, बहुत सारे नाम भी बदल दिए, तो प्रतीकों को पकड़ने में, प्रतीकों को बदलने में और प्रतीकों को गढ़ने में तो खैर आपकी सरकार का कोई सानी नहीं है। समय कम है हमारे पास, अगले सत्र का समय हो चुका है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि आपकी सरकार 24 घंटे तत्पर है और तैयारी भी 2024 की हो रही है, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, आप खुद सांसद हैं, केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 2024 में कितनी सीटें आप देख रहे हैं भाजपा? देखिए, 2019 में किसी को यकीन नहीं था कि मोदी जी आएंगे, सरकार आएगी, आई, और 19 में लोगों ने तरह तरह के जाले बुने, लेकिन उससे बहुमत से आई। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके मंच से, क्योंकि आपका बहुत रेपुटेड पेपर है, ऐसा वैसा नहीं अमर उजाला के बारे में। मैं जब बच्चा था तब से जानता, ताली बजा दीजिए भाई, जोर से ताली बजा दीजिए। उस समय से जानता हूं। मैं आपके फोरम पर कहना चाहता हूं, 2024 में मोदी जी को भारत की जनता सेवा करने के लिए भारी बहुमत से पुनः भेज रही है। मैं आपके फोरम पर बोलना चाहता हूं। नंबर ऑफ सीट्स कितनी सीटें? नहीं, ये तो 300 पार, ये तो मैं समझता हूँ 400 से भी आगे जाएगा। हम तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं, चलिए हम तो कह रहे हैं उससे पार, पर मेरा बोलना उचित नहीं, मैं कोई इसमें गणितज्ञ नहीं हूँ, पर इतना जरूर है, आप देख लीजिएगा, बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, और भला ही होगा, क्योंकि रास्ता भला बनाया है तो लोग ठीक तरीके से जाएंगे, इधर उधर नहीं गिरेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, और ईश्वर के हाथ में। और ईश्वर की बात करते हुए हम देवभूमि में हैं। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अमर उजाला के इस संवाद में आए, हमारी शुभकामनाएं हैं, और ऐसे ही हम आगे भी संवाद अमर उजाला के मंच के माध्यम से करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां अजय जी के लिए जोरदार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।